नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं का जो आपका पाठ है पानी का चक्कर, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, अक्षरंश ध्यानपूर्वक देखिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम पाठ को पढ़ेंगे और यदि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो इसके प्रश्नोत्तर हैं वो बड़े अच्छे से आप दे पाएंगे। रमन श्रीवास्तव के यहाँ आज फिर बच्चे इकट्ठा हुए थे। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए रमन श्रीवास्तव, जिन्हें बच्चे प्यार से अंकल बुलाते हैं, हर शनिवार को अपने यहाँ एक विज्ञान गोष्ठी करते हैं। इस गोष्ठी में ज्ञान विज्ञान की तरह तरह की बातों पर परिचर्चा होती है। तो सभी बच्चे आ गए थे, सिर्फ रमेश का ही इंतजार था। थोड़ी देर बाद रमेश आ गया। देर से आने के कारण माफ़ी मांगते हुए बोला, अंकल देर से आने का मुझे खेद है। दरअसल मुझे नहाने में देर हो गई। हमारी तीसरी मंजिल के फ्लैट में वैसे भी पानी कम चढ़ता है और अब गर्मियों की शुरुआत हो गई है। रजत अंकल बोले, ये तो महानगरों में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या है। भूजल का स्तर भी नीचे होता जा रहा है, इसलिए पानी का खर्च करने के मामले में हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर जल संरक्षण की ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया तो पानी की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने मुंह भाए खड़ी होगी। यानी रजत अंकल बच्चों को समझा रहे हैं, पानी का इस्तेमाल हमें तरीके से सलीके से ही करना चाहिए। ज़्यादा पानी की बर्बादी है वो हमारे लिए घातक सिद्ध होगी। आजकल वर्षा संग्रहण यानी बादल वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपनाए जाने की दिशा में काफ़ी जागरूकता एवं क्रियाशीलता दिखाई पड़ रही है, जो समय की मांग भी है। शालू ने पूछा, अंकल खासकर पेयजल की कमी की समस्या न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है। मैंने तो यह भी पढ़ा है कि जल स्रोतों के बंटवारे को लेकर भी भविष्य में युद्ध लड़े जाएंगे। हमारे देश में भी विभिन्न राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर के आए दिन विवाद होते जा रहे हैं। विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा के बीच SYL का जो मुद्दा है वो पानी को लेकर के कई सालों से उठा हुआ है। हम पंजाब से और ज़्यादा पानी चाहते हैं, पंजाब हमें नहीं देना चाहता है। सतलुज यमुना लिंक नहर, जिसको हम SYL बोलते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसा होगा जब पानी की किल्लत होगी तो युद्ध भी होंगे। तो इसलिए हमें कल को बचाने के लिए आज ही जल की को बचाने की आवश्यकता है। हमारे देशों में भी विभिन्न राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर के जो है ना आए दिन विवाद होते रहते हैं। जल को लेकर गली मोहल्ले वाले भी झगड़े फसाद तो अब तक एक आम नज़ारा ही बन गए हैं। यानी पानी के लिए गली मोहल्ले में झगड़े होते ही रहते हैं। रजत अंकल बोले, तुमने ठीक कहा शालू, पेयजल की समस्या सचमुच विकट रूप धारण करती जा रही है। अब तो सीलबंद बोतलों में बिकने वाला मिनरल वाटर भी सुरक्षित नहीं रहा, उसमें भी कीटनाशकों के अवशेष मिले हैं। टिंकू बोला, अंकल जल के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, फिर भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कैसे बचेगा।
जवाब में अंकल बोले, सचमुच समस्या गंभीर है। जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन तीनों की जरूरत होती है, तीनों की आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिकता के आधार पर जल को दूसरा स्थान प्राप्त है, क्योंकि हवा के बिना जीवन कुछ पलों का पानी के बिना कुछ मिनट घंटों का और भोजन के बिना कुछ दिनों का ही रह जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुद्ध हवा और भोजन का मिलना पर्याप्त जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अब जल के अभाव में किसी भी वनस्पति का उगाना नामुमकिन हो गया है। इसलिए जलहीन धरती पर पेड़ पौधों के न होने से प्राणदायी हवा यानी ऑक्सीजन के मिलने की संभावनाएं घटने लगी हैं। ऐसे में भोजन मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी हम निरंतर है वो जल को दूषित कर रहे हैं, और दूषित जल में है वो अच्छे पेड़ पौधे हैं ना, वो पैदा नहीं हो सकते, और पेड़ पौधे पैदा नहीं होंगे तो हमारे लिए शुद्ध वायु कहाँ से आएगी। अर्थात दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, और ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल एक अमूल्य संसाधन है, तभी तो प्रकृति ने पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को जल से भर दिया है। अतः जल के बिना तो न तो पेड़ पौधे और न ही किसी वन्य जीव का जीवन संभव है। अगर हम जल को बचा नहीं पाए तो कुछ भी बच पाना कठिन होगा। यानी अगर जल है तभी हमारा आने वाला कल होगा। इसीलिए कहते हैं विद्यार्थियों, जल है तो कल है। अब तक चुप बैठे जय ने अपना मुंह खोला। अंकल, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। इंसान अगर अपने लिए समस्याएं पैदा करता है तो सोच विचार के विवेक के द्वारा देर सवेर उनका समाधान ढूंढ निकालता है, लेकिन पेड़ पौधों और वन्य जीव जंतुओं के लिए तो यह संभव नहीं है। फिर रेगिस्तानों में जहां पानी का मिलना सचमुच एक विकट समस्या है। उगने वाली वनस्पतियां जैसे वहाँ बसने वाले जीव जंतु अपनी पानी की समस्या को किस तरह से हल किया करते हैं। जय की बात सुनकर के रमन श्रीवास्तव गंभीर होकर के बोले, तुमने विषय को बड़ा ही अच्छा मोड़ दिया है जय। चलो देखा जाए कि रेगिस्तान में वनस्पतियां और जीव जंतु अपनी जल की आवश्यकता कैसे पूर्ति करते हैं। तुम जानते हो कि रेतीली जमीन पर साधारण वनस्पतियों का उगाना कठिन है, तभी रेगिस्तान में ज़्यादातर कैक्टस जाति के पौधे ही पाए जाते हैं, और इन पौधों में पत्तियों के स्थान पर कांटे होते हैं। कांटों के कारण एक तो जीव जंतु इन पर आसानी से मुंह नहीं मार सकते, दूसरे तपते हुए सूरज की किरणों को भी ये कांटे परिवर्तित करके लौटा देते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत कम ऊष्मा ही इन पौधों के अंदर प्रवेश कर पाती है, और इनके भीतर जो अंदर है वो नमी का स्तर ठीक बना रहता है। वैसे वनस्पतिविदों का ये मानना है कि आज से कई हजार वर्ष पूर्व इन पौधों पर पत्ते मौजूद होते थे, परंतु धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द के भौगोलिक परिवेश के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रक्रिया में इन पत्तियों का स्थान कांटों ने ले लिया है। स्वाति ने पूछा, अंकल आपने रेतीली जमीन पर उगने वाली वनस्पतियों के बारे में तो बताया, परंतु जानवर आखिर रेगिस्तान में अपने लिए पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं। तो अंकल बोले, मैं तो सोच रहा था कि इस चर्चा को अगली गोष्ठी में पे टाल दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि बच्चों से बच पाना आसान नहीं है। चलो ठीक है, रेगिस्तान के जहाज ऊंट से शुरू करता हूँ। तुमने सुना ही होगा कि ऊंट बिना पानी के 2-3 सप्ताह भी आसानी से रह सकता है। दरअसल ऊंट की शारीरिक ऊष्मा द्वारा ही उसके कुब्बड़ में वसा का दहन होता है। इस दहन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा के साथ साथ पानी भी निकलता है। इस तरह से ऊंट की भोजन की आवश्यकता भी
पूरी होती है। एक और बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऊंट के शरीर में पसीने या पेशाब के रूप में पानी की बर्बादी कम होती है। यही कारण है कि कई कई हफ्तों तक ऊंट बिना पानी के रेगिस्तान में बड़े मजे से रह सकता है। प्रकाश, जो अब तक चुपचाप बैठा सुन रहा था, उसने पूछा, अंकल, ऊंट के अलावा भी क्या कुछ वन्य जीव रेगिस्तानी जिनकी पानी की जरूरत चर्बी द्वारा पूरी होती है? रमन अंकल बोले, तुमने अच्छा सवाल किया है प्रकाश। रेगिस्तान में एक किस्म का विशालकाय गिरगिट जो है, भेड़ प्रजाति का एक जंतु भी पाया जाता है। इनकी चर्बी इनकी पूंछ से ही संचित होती है। बाहर पानी उपलब्ध न होने पर यही चर्बी पानी में परिवर्तित होती है। इससे इन जंतुओं की पानी की आवश्यकता पूर्ति होती है, कहकर रमन अंकल बैठ गए। बच्चे ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगे। अब आकाश ने पूछा, अंकल, कुब्बड़ में जमा चर्बी के दहन से भी प्राप्त होने वाली बात तो समझ में आई, पर क्या रेगिस्तानी जंतुओं के पास पानी की जरूरत को पूरा करने का कोई भी उपाय मौजूद होता है? तो रमन अंकल खुश हुए, बोले, तुमने बड़ा ही बुद्धिमान प्रश्न किया है आकाश। रेगिस्तान में कंगारू चूहा नामक एक विचित्र प्राणी पाया जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो जल की कमी को बड़े ही विचित्र ढंग से पूरा करता है। छोटे छोटे बीज इकट्ठा करके यह प्राणी उनको रेत में गड़ा देता है। जमीन के अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होती है, उसे सोख कर ये बीज फूल जाते हैं। इन बीजों को कंगारू या चूहा खोद करके खाता है और अपनी भूख व प्यास दोनों को शांत करता है। दरअसल बीज जमीन के अंदर से जो नमी सोखते हैं, उसी से कंगारू चूहे आदि का जो पानी की जरूरत की पूर्ति होती है। अब मैं तुम लोगों को ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाए जाने वाले एक विशालकाय गिरगिट के बारे में बताऊंगा, जिसको अपन है ना किरला बोलते हैं भाई अपने हरियाणा में, जो पानी की जरूरत को बड़े ही अजब ढंग से पूरा करता है। इस गिरगिट के शरीर पर बड़े बड़े नुकीले सख्त कांटों का एक जो है ना जाल सा बिछा होता है। कांटों के बीच बीच में बारीक बारीक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से होकर के बारिश आदि का पानी गिरगिट के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। यह सारा पानी गिरगिट के शरीर के अंदर मौजूद एक नली से गुजर करके उसके मुंह के पास स्थित दो थैलियों में इकट्ठा होता रहता है। ये थैलियां गिरगिट के लिए एक थर्मस का काम करती हैं। प्यास लगने पर गिरगिट अपनी इन्हीं थैलियों को संकुचित करता है, जिससे पानी सीधा उसके मुंह तक पहुंच जाता है। संजीव ने पूछा, अंकल, इस गिरगिट के पास तो बड़ी मजेदार व्यवस्था होती है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई तो उसके ये दोनों थर्मस खाली हो जाएंगे। ऐसे में वह क्या करेगा? अंकल ने जवाब दिया, इसका इंतजाम भी गिरगिट के पास होता है। नकली स्थान में किसी पानी के चश्मे में वह कुछ देर कलाबाजी खाता है। दो एक डुबकी लेने से ही इसके शरीर में कांटों के बीच बने छिद्रों में से घुस करके इसकी थैलियों को दोबारा भर देता है। तुम पूछ सकते हो कि अगर बारिश नहीं हुई तो नकलिस्तान में की खोज बहुत दिनों तक गिरगिट से न हो पाई तो क्या वह यूं ही बिना पानी के प्यासा मर जाएगा? नहीं, प्रकृति ने गिरगिट के लिए इसका भी इंतजाम कर रखा है।
तुम शायद जानते होगे कि रात को रेगिस्तान में बहुत ठंड पड़ती है। इससे गिरगिट के शरीर पर उठे कांटों के अगले नुकीले हिस्से एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। रेगिस्तान की वायु इन कांटों के संपर्क में आती है तो ओस बनकर जम जाती है। ये ओस कण कांटों में लुढ़क करके छिद्रों के जरिए इस गिरगिट की थैलियों में पहुंच जाते हैं। क्यों क्यों है ना पानी की जरूरत पूरी करने का एक वैज्ञानिक तरीका गिरगिट के पास। तो देखिए कैसे गिरगिट अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेता है। टिंकू बोला, हाँ अंकल, पानी की जरूरत को पूरा करने का गिरगिट का इंतजाम सचमुच पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज आपने बड़ी मज़ेदार जानकारी हम सबको दी। हम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ इस जानकारी को बांटेंगे। यह बात सुनकर के अभिभूत बहुत हो उठे। रमन श्रीवास्तव बोले, तुम सब पर मुझे गर्व है। अगली गोष्ठी एक माह बाद होगी, क्योंकि एक विज्ञान सम्मेलन के में भाग लेने के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ा। तब तक के लिए विदा, और तुम सबको मेरी शुभकामनाएं। तो विद्यार्थियों, ये हमने पानी का चक्कर है वो पाठ पढ़ा। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपके पास हाजिर होंगे इसका अभ्यास लेकर के, इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए लेसन को आप पढ़ लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको पढ़ते रहिएगा, जब तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।